बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 29 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 29 का नाम है द मेंटल हेल्थ बिजनेस। इन द स्टार्टेड आपको जो टॉपिक दिया गया है मनी एंड मैनेज्ड केयर के नाम से दिया गया है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि आजकल डिजिटल मेंटल हेल्थ सिर्फ टॉक थेरेपी या मेडिकेशंस मैनेजमेंट तक महदूद नहीं रह गई है। प्राइवेट प्रैक्टिसेस में साइकोथेरेपी और असेसमेंट सर्विसेज देना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, ख़ास तौर पर जब से ना मैनेज्ड केयर के सिस्टम्स आए हैं और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सपेंशन हुआ है। मैनेज्ड केयर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना हेल्थ केयर के कॉस्ट, क्वालिटी और सर्विसेज तक एसेस को मैनेज किया जाता है। व्हाट टू चार्ज, इसमें बताया गया कि अपनी सर्विसेज के लिए ना फीस डिटरमाइन करना एक मुश्किल काम है। इसमें ना इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सेल्फ एस्टीम्स और कल्चरल और प्रोफेशनल टाबूज मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट खुद को हेल्पिंग प्रोफेशनल्स का हिस्सा समझते हैं, इसलिए पैसा डिस्कस करना इनको ना सेंसिटिव लगता है और ये इनमें ना अनकॉन्शियसली कोई इश्यूज भी हो सकते हैं। फीस कंपेयर करना और भी मुश्किल हो जाता है जब अलग अलग प्रोड्यूसर्स सेशंस के लेंथ और दूसरी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि मिसाल के तौर पर अगर एक साइकोलॉजिस्ट थेरेपी की सर्विसेज दे रहा है तो इसकी जो फीस है उस सर्विसेज की टाइप पर डिपेंड करेगी। अगर वो साइको फार्माकोलॉजी मतलब कि दवाई का ट्रीटमेंट दे रहा है तो फोरेंसिक सर्विसेज जो लीगल केसेस से रिलेटेड होती है, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या ग्रुप थेरेपी, तो हर एक ना सर्विसेज की फ़ीस अलग हो सकती है और ये डिफरेंसेस क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स और एथिकल इश्यूज़ को बढ़ाती है, और ख़ास तौर पर बिलिंग के वक़्त। अक्सर ये प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकल या मिसकम्युनिकेशंस, प्रोसीजरल इग्नोरेंस या नेविटिली की वजह से होती है, ना कि ग्रीड की वजह से। ओके, इंपॉर्टेंट इश्यूज इन मेंटल हेल्थ बिजनेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। कुछ थेरेपिस्ट को ना अपनी फ़ीस को एडजस्ट करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि वो ज़्यादा ना लोगों को एसेसिबल बना सकें। और नंबर 1 पे जो है पॉइंट वो है सर्विसेज नेचर एंड फीस के हवाले से है। तो जैसा कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि नंबर 1 पे जो इसमें जो पॉइंट बताया गया है सर्विसेज नेचर और फीस के हवाले से बताया गया है। मतलब ये कि जब एक थेरेपिस्ट अपने न्यू क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करते हैं तो इसे ना कुछ चीज़ें पहले से क्लियर कर लेनी चाहिए। किस टाइप की जो है चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। नंबर 1 पे जो है जो सर्विसेज वो ऑफ़र कर रहे हैं इसकी नेचर। नंबर 2 पे है जो फीस वो चार्ज कर रहा है उस हवाले से। और नंबर 3 पे है पेमेंट का मेथड, मतलब कि कैश में होगी, कार्ड में होगी या इंश्योरेंस की सूरत में होगी पेमेंट। ये ज़रूरी होता है ताकि ना क्लाइंट्स को पहले से पता हो कि क्या फ़ीस होगी और वो पेमेंट कैसे करेगा। अगर क्लाइंट को लगता है कि वो थेरेपिस्ट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो थेरेपिस्ट को ना एक सेंसिटिव और अप्रोप्रिएट रेफरल देना चाहिए। ऐसे केसेस में थेरेपिस्ट को ना हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के बारे में ना मालूमात होनी चाहिए जो अफोर्डेबल सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हों। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल भी मैं दे देता हूँ आप स्टूडेंट्स को कि मिसाल के तौर पर अगर एक क्लाइंट आता है जो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता तो थेरेपिस्ट इसे ना किसी ऐसे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स का रेफरेंस दे सकता है जहां उसे ना सस्ती सर्विसेज मिल सकती हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट ये इश्यूज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की शुरू होने के बाद जल्दी से डिस्कस करें।
अगर ये इश्यूज टाइम से एड्रेस ना किए जाएं तो क्लाइंट के लिए ना एंग्जाइटी हो सकती है और बिजनेस साइड ऑफ थेरेपी ओवरलुक हो सकती है। ओके, फ़ी स्प्लिटिंग, इसमें बताया गया है आप स्टूडेंट्स को कि फ़ी स्प्लिटिंग जो कि ना अक्सर किक बैक के नाम से जानी जाती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की पेमेंट का एक हिस्सा रिटर्न या पे किया जाता है किसी प्री अरेंज्ड एग्रीमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर एक प्री लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में काम कर रहा है तो इसको ना क्लाइंट की फ़ीस का जो है ना 40% मिलता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एम्प्लॉयर्स सुपरवाइजर्स को या सुपरवाइज़र को ना 60% मिलता है और ये अरेंजमेंट्स क्लाइंट्स को यूजुअली पता नहीं होती। फीस जो स्प्लिटिंग का ना एक कॉमन फॉर्म है जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलकर ना क्लाइंट की फ़ीस को ना स्प्लिट करते हैं, लेकिन ये अनएथिकल प्रैक्टिस भी है। इसलिए मेडिकल और मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस में ना इसे जनरली माना माना जाता है और ये प्रैक्टिस इसलिए अनएथिकल समझी जाती है क्योंकि ना इसमें नंबर 1 पे पॉइंट है जिसकी वजह से अनएथिकल प्रैक्टिस समझी जाती है। नंबर 1 पॉइंट है कि क्लाइंट बेस्ट इंटरेस्ट है, मतलब ये कि फ़ी स्प्लिटिंग की वजह से ना थेरेपिस्ट को ना अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट को ना ढंग से या ध्यान से या सही तरीके से एड्रेस करने के वक्त जो है वो नहीं मिलती। नंबर 2 पे है अननेसेसरी सर्विसेज, मतलब ये कि फ़ी स्प्लिटिंग का वजह से ना अननेसेसरी सर्विसेज भी ना प्रोवाइड की जा सकती है जो क्लाइंट को ज़रूरी नहीं होती। नंबर 3 पे है इंक्रीज्ड कॉस्ट, मतलब ये कि इस तरह की जो प्रैक्टिस सर्विसेज को के कॉस्ट की जो इंक्रीज़ कर देती है उस हवाले से है। और नंबर 4 पे है एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ क्लाइंट इग्नोरेंस है, मतलब ये कि क्लाइंट को ना पता नहीं होता कि किस तरह से उसकी जो फीस का जो स्पिल है हो रहा है, इसलिए वो ना एक्सप्लॉयटेशंस का ना शिकार हो सकता है क्लाइंट। फी स्प्लिटिंग की कई टाइप्स होती हैं जो रीजनेबल्स और एथिकल प्रैक्टिसेस से लेकर ना क्लियरली इनअप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स तक हो सकती हैं। ऐसे केसेस में एथिकल क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं। एक साइड पर ना एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है जहां एक पर्सन दूसरे को सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए हायर करता है। दूसरी साइड पर वो अरेंजमेंट्स होती हैं जहां रेफरल देने वाले को सिर्फ बिज़नेस भेजने के लिए पैसा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मिसाल ओवरऑल आपको मैं दे दूं ताकि आप इजीली समझ सकें कि मेंटल हेल्थ का बिज़नेस एक सेंसिटिव और कम्प्लेक्स फील्ड है। जब थेरेपिस्ट अपनी फ़ीस डिसाइड करता है, ये फ़ीस स्प्लिटिंग का काम करती है। जब थेरेपिस्ट अपनी फ़ीस सेलेक्ट करता है तो ये फ़ी स्प्लिटिंग का काम करती है। पेपर पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको वाज़ेह तौर पर जो है वो एग्जांपल की सूरत में बता दिया है। इसके अलावा जैसे कि मैं बता रहा था कि जब थेरेपिस्ट अपनी फ़ीस डिसाइड करता है तो ये फ़ीस स्प्लिटिंग का काम करती है, तो इन्हें ना एथिकल गाइडलाइंस को ना फॉलो करना चाहिए और इन थेरेपिस्ट को ना अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखना और ध्यान में रखते हुए ना डिसीजंस लेना चाहिए और हमेशा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जो है वो हासिल करनी चाहिए क्लाइंट को, मतलब कि अडोप्ट करनी चाहिए। अच्छा, इस पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो लेसन नंबर जो 28 था वो भी मैं बताना भूल गया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं कवर अप करूंगा सबसे पहले लेसन नंबर 28 को कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। लेकिन बताने से पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से। जैसे कि लेसन नंबर 28 के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वो
जो ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है कि ये मीडिया पोर्टल्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशंस और मिस गाइडेंस, बस ये पॉइंट्स आप जो है ना उनको मेजर करके आप अपनी वर्डिंग में जो है वो ब्रीफनेस दे दीजिएगा। फर्दर यह कि डिस्टॉर्शंस ऑफ साइकोथेरेपेटिक डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ पॉइंट, एक तो मिस प्रेजेंटेशंस द एक्चुअल प्रोसेस है, उसके बाद जो है वो सिलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्जरी है, और आइसोलेटेड और माइनर फाइंडिंग्स हैं। इनको बस आप पेपर पॉइंट व्यू से जो है वो क्लोज एंड अप कर लीजिएगा। इंट्रैक्शंस विद मास मीडिया एग्जाम पॉइंट व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, आप इसको जस्ट कैजुअल 2-3 मरतबा पढ़ के ज़हन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंटरव्यूज़ विद रिपोर्टर्स, अच्छा ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपसे मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू हो तो एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को किन चीज़ों का या किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, उन जिन इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है तो उन इश्यूज़ को कैसे जो है वो साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स स्टेबल कर सकता है। तो इनमें से 2-3 पॉइंट आप जो है लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। और इसमें जो लाजमी जो पॉइंट है जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस के हवाले से पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट व्यू से, मतलब कि एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस। और फर्दर ये है कि अल्टरेशंस, ये पॉइंट ओके। और अपीयरेंसेस के हवाले से गेस्ट, अगर गेस्ट की सूरत में आता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और या साइकोलॉजिस्ट, तो किस टाइप के जो है वो देखने के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को किस टाइप के जो चैलेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो है वो नंबर 1 पे जो है वो इंटरव्यू के शुरू में जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइव टीवी शो में होता है, लेकिन क्या है कि उसको जो प्रोड्यूसर होता है वो उन्हीं चीज़ों को लेगा या उन्हीं चीज़ों को कट ऑफ करेगा जो उसको चाहिए होंगी, जो मीडिया को कैचीएबल बना सके, असल फैक्ट्स को नहीं जो है वो दिखा सकेगा। पॉपुलर पब्लिकेशंस क्रिएटेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में जो है वो सेल्फ हेल्प बुक, इसको आप हाईलाइट कर लेना। फर्दर ये है कि ये हाईलाइट हैंडआउट्स हमारी वेबसाइट में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प बुक ओके। और फर्दर ये कि सोशल रिस्पॉन्सिबल पब्लिक एक्ट्स में ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी जस्ट ये पहली वाली जो लाइन है उसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से पूछा जा सकता है। और एडवोकेटिंग फॉर दोज विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कि वो मुनासिब सर्विसेज दे सके मेंटल इलनेस को लेकर या मेंटल इल को लेकर। आगे है पब्लिक डिस्क्लोजर्स एट रिस्क टू वन सेल्फ में जो है मैंने हाईलाइट की हुई लास्ट वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफ़िकल्ट चॉइसेस कब होती हैं, जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑब्जर्व करता है अनलॉफुल मतलब कि गैर कानूनी और इमोरल या इन इलेजिटमेट एक्ट्स वगैरह, जब इसकी जो कैपेसिटी होती है इंटरवेंस होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली लास्ट वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। अब आते हैं लेसन नंबर 29 में, जिसका मैंने आज कवर अप किया था लेसन नंबर 29 को के शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ को मैंने कवर अप किया था। इसमें एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मनी एंड मैनेज्ड केयर में डिजिटल मेंटल हेल्थ और मैनेज्ड केयर, इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप के चार्जेस होते हैं मतलब कि बिज़नेस को लेकर, तो इसमें जो है वो सबसे पहले ये है कि कस्टमरी चार्जेस होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर कस्टमरी चार्जेस किस टाइप के होते हैं, तो उसमें जो है वो मिक्सर टाइप के इश्यूज़ को जो है वो देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो जो एग्जांपल है ये मैंने हाईलाइट किया, इसको 1-2-3 मरतबा जो है वो पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। अब इसमें जो है पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। फर्दर ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन ये इसमें घुमा फिरा के ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये वाला हिसाब होना फिर एग्ज़ाम है। क्योंकि ज़्यादातर इसके जो पेपर्स होते हैं वो लॉजिकल और कंसेप्चुअल्स होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमने तो
बहुत अच्छी तरीके से प्रेपरेशंस की थी, हैंड आउट्स रीड किए थे, लेकिन क्या है कि हैंड आउट से भी नहीं आया। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्चुअल वाइज होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। और इसमें जो है वो ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने लेसन कवर अप किया था तो पूछा जा सकता है। और फ़ी स्प्लिटिंग बहुत ही आसान है और लाजमी लाजमी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्री लेसन थेरेपिस्ट किस तरह से काम करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कॉन्टिनम ऑफ टाइप्स किया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन का ओवरव्यू, लेसन नंबर 28 का और लेसन नंबर 29 का ओवरव्यू। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं लेसन नंबर 29 और 28 को लेकर। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।